गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कॉस्ट शीट के, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट पहले रिवाइज करें तो हमने 3 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जिसमें 2 पेन दे रखे थे, सुपर पेन, नॉर्मल पेन, हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट शीट बनानी थी केवल सुपर पेन की। तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री के ओवरहेड हमें टोटल में दे रखे थे और हमने उसको सुपर पेन और नॉर्मल पेन पे एलोकेट किए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हमें 30% एक्टिविटी लेवल और 100% एक्टिविटी लेवल इन दोनों पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी थी और हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, जो कि 100% कैपेसिटी लेवल पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया जिसमें हमें 3 मंथ और 9 मंथ की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी थी। टोटल कॉस्ट शीट भी हमें प्रिपेयर करनी थी, 1 साल की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी थी। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी। जो लास्ट के 9 मंथ थे उसमें सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना था। पहले के जो 3 महीने की सेलिंग प्राइस है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। तो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तीनों एग्जाम में आ रखे। और मैंने आप लोगों को लास्ट में, सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आपको लोगों को होमवर्क दिया वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही था, बल्कि 11 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ था। क्वेश्चन नंबर 12 था वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। तो चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको घर पे दिया उसको चेक कर लेते हैं कि आपने क्या सोल्यूशन किया और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है वंडर्स लिमिटेड हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। 1 लाख यूनिट, 1,20,000 हमारी कैपेसिटी है 1 साल की। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर: मटीरियल कॉस्ट 90 रुपीज पर यूनिट, लेबर कॉस्ट 60 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 30 लाख रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपीज पर यूनिट, सेमी वेरिएबल ओवरहेड रुपीज 20 lakh per annum up to 50% capacity, and an extra amount of rupees 4 lakh for every 25% increase in capacity or part thereof. If the production program of the factory is as indicated below and the management desire a profit of rupees 20 lakh for the year, work out the average selling price at which each unit should be quoted. फर्स्ट 3 मंथ 50% कैपेसिटी यूज करेंगे और रिमेनिंग 9 मंथ 80% कैपेसिटी को यूज करेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था, हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है फर्स्ट 3 मंथ की और लास्ट 9 मंथ की। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ में हम कैपेसिटी का कितना यूज करेंगे? 50% यूज करेंगे। हमारी कैपेसिटी कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। तो 1,20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो पहले 3 महीने की हमारी यूनिट होगी 15,000। लास्ट के 9 मंथ हम कैपेसिटी का 80% यूज करेंगे, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 72,000 यूनिट्स। और टोटल 1 साल की यूनिट कितनी हो गई? 87,000। फिर हमने बनाई कॉस्ट शीट। सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट 90 रुपीज है, तो जितनी यूनिट्स होगी मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज। पहले 3 महीने 15,000 मल्टीप्लाई बाय 90, इट इज 13,50,000। लास्ट के 9 मंथ हमने 72,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल किया, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 90, इट इज 64,80,000। और टोटल हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई? 78,30,000। फिर लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी है 60 रुपीज पर यूनिट। तो जितनी यूनिट्स होगी फर्स्ट 3 मंथ में 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज 9 लाख रुपीज। और लास्ट के 9 मंथ 72,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज 43,20,000। और दोनों की टोटल हो गई 52,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, तो ये हमें क्या मिल गई? प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट उसके बाद में हमने ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड हमें दे रखे 30 लाख रुपीज पर एनम। तो फर्स्ट 3 मंथ के कितने होंगे? 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 7,50,000। लास्ट के 9 मंथ में कितने होंगे? 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, इट इज 22,50,000। और हमारी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड की पर एनम की टोटल 30 लाख रुपीज।
देन वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हमें दे रखे 100 रुपीज पर यूनिट। फर्स्ट 3 मंथ में हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 15 लाख। लास्ट 9 मंथ में 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 72 लाख एंड टोटल इज 87 लाख। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड के बारे में दे रखा है अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% it is 20 lakh। 50 to 75% 4 लाख रुपीज इंक्रीज होकर 24 लाख हो जाएंगे, और 75 से 100% अगेन 4 लाख रुपीज इंक्रीज होकर 28 लाख रुपीज हो जाएंगे। अच्छा, पहले 3 महीने हमने कैपेसिटी का कितना यूज किया? 50%। 50% अगर कैपेसिटी का यूज करते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना होता है? 20 लाख रुपीज पर एनम। तो फर्स्ट 3 मंथ में सेमी वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट कितना होगा? 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 5 लाख। लास्ट के 9 मंथ हम कैपेसिटी का 80% यूज कर रहे हैं। 80% का मतलब है हम इस रेंज में, तो हमारा जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट होगा वो होगा 28 लाख रुपीज पर एनम। तो 9 मंथ का कितना होगा? 28 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज 21 लाख, और इन दोनों की टोटल 26 लाख। टोटल कॉस्ट फर्स्ट 3 मंथ की 50 लाख, लास्ट के 9 मंथ की 2,23,50,000, और हमारे एक साल के टोटल कॉस्ट की टोटल 2,73,50,000। अब हमें पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट अर्न करना है? हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 लाख रुपीज। हमारी टोटल कॉस्ट है 2,73,50,000, तो टोटल कॉस्ट 2,73,50,000 प्लस 20 लाख प्रॉफिट, ये हो गई हमारी टोटल सेल्स। हमने सेलिंग प्राइस को x मान लिया, तो पूरे साल भर की सेल्स यूनिट कितनी? 87,000। तो हमारी सेल्स हो गई 87,000x। 87,000x इक्वल्स टू 2,73,50,000 प्लस 20 लाख। इससे हमें x की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर मिल गई। x इक्वल टू 337.356। ये जो सेलिंग प्राइस है, मतलब पहले 3 महीने भी हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 337.356 होगी, और लास्ट के जो 9 मंथ है उसमें भी हमारी सेलिंग प्राइस 337.356 होगी। मतलब जो भी यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं पूरे साल भर में, उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 337.356 होगी। करेक्ट? तो ये हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट शीट कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में जो भी थियोरी है वो हम सारे चैप्टर की थियोरी, जो केवल ही थियोरी है, मतलब जो टॉपिक जो हमने प्रैक्टिकल पढ़े उनकी थियोरी तो हमने डिस्कस कर ली, बट जो केवल और केवल थियोरी है, ओनली सिंपल थियोरी है, वो सारी थियोरी सारे चैप्टर की एक साथ पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे कॉस्टिंग के, उसके बाद पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जो प्योरली थियोरेटिकल है, तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब सारे चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फाइनली आज कंप्लीट हो गया, और अब हम स्टार्ट करेंगे आज ही नया चैप्टर, और हमारे नए चैप्टर का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल आप फटाफट से अपने नोटबुक में नए चैप्टर का नाम लिख लीजिए, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसको मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर भी नहीं कहूँगा, एवरेज चैप्टर है। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये जो चैप्टर दे रखा है इट इज़ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, और उन बहुत सारे मेथड में से एक मेथड का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये जो मेथड है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, क्या ये सारे टाइप के बिजनेस में काम आता है या केवल कुछ टाइप के बिजनेस में काम आता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आता है। कहाँ पर काम आता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आता है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आता है, दूसरे टाइप के बिजनेस में काम नहीं आता। बट क्या यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड का यूज करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। ये जो मेथड है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आता है, बट
सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये काम नहीं आता, केवल कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये मेथड काम आता है। तो अब ये कौन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आता है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जॉइंट प्रोडक्ट होते क्या है, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, और ये बाई प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जैसे दो दे रखे हैं यहाँ पर, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। इस चैप्टर में मेनली आपको दे रखा है जॉइंट प्रोडक्ट। ये जो बाई प्रोडक्ट है इसकी बेसिकली थियोरी दे रखी है, तो मेनली ये चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है। थियोरी बाई प्रोडक्ट की दे रखी है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, उससे हमें ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर, ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ये कौन से टाइप के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आता है, ठीक है। व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम होता है रॉ मटेरियल को खरीदना, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करना और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद उस फिनिश गुड्स को बेच देना, ठीक है। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक रॉ मटेरियल को परचेज किया और उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस किया। एक रॉ मटेरियल को परचेज किया, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, साइमल्टेनियसली मान लेते हैं हमें 3 प्रोडक्ट मिल गए। रॉ मटेरियल एक है, हमने उसको फैक्ट्री में लाकर प्रोसेस किया और जैसे ही प्रोसेस वाली एक्टिविटी कंप्लीट हुई, हमें साइमल्टेनियसली 3 प्रोडक्ट मिल गए। प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट P2 और प्रोडक्ट P3। ये जितने भी प्रोडक्ट है P1, P2, P3, ये तीनों जॉइंट प्रोडक्ट है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में किसी रॉ मटेरियल को, एक रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाए और प्रोसेसिंग एंड होने पर हमें साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए, 2, 3, 4, 5, 10, 15 जो भी, अगर हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए तो वो जितने भी प्रोडक्ट हमें मिले वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। इस सिचुएशन में यहां पर रॉ मटेरियल एक है, फैक्ट्री में हमने प्रोसेस किया और उसके बाद हमें 3 प्रोडक्ट मिले P1, P2, P3। ये तीनों जो प्रोडक्ट मिले P1, P2, P3, ये तीनों के तीनों जॉइंट प्रोडक्ट है। ये तीनों के तीनों क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट। एक होता है को प्रोडक्ट, एक होता है को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूं। मान लो रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2 और रॉ मटेरियल 3, हमने इसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया। रॉ मटेरियल 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी फैक्ट्री में हमने क्या किया, इसको प्रोसेस किया और हमें 3 प्रोडक्ट मिले P1, P2 और P3। ये जो 3 प्रोडक्ट मिले P1, P2, P3, मतलब रॉ मटेरियल 1 को प्रोसेस करने से हमें P1 मिला, रॉ मटेरियल 2 को प्रोसेस करने से हमें P2 मिला और रॉ मटेरियल 3 को प्रोसेस करने से P3 मिला। तो इस सिचुएशन में ये P1, P2, P3 है, ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये को प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए क्या जरूरी है, जॉइंट प्रोडक्ट के लिए जरूरी है कि एक रॉ मटेरियल होना चाहिए, प्रोसेसिंग की एक्टिविटी कंप्लीट होने पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा होने चाहिए। तो जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। मान लो ऐसा होता है, को प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल लेता हूं। एक रॉ मटेरियल है मगर हमने इसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया। रॉ मटेरियल 1 को हमने 3 तरीके से प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग एक्टिविटी तीनों की अलग अलग है। रॉ मटेरियल एक है मगर प्रोसेसिंग की एक्टिविटी अलग अलग है और तीनों से 3 प्रोडक्ट मिले P1, P2, P3। तो ये तीनों भी को प्रोडक्ट है।
जॉइंट प्रोडक्ट के लिए क्या जरूरी है? सिंगल रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी सेम। अगर सिंगल रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग की एक्टिविटी भी सेम है, बट प्रोडक्ट इज मोर देन वन, तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो जॉइंट प्रोडक्ट होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज दे रखी है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब होता है स्क्रैप। बाई प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्क्रैप होता है। तो उसके बारे में चैप्टर में थियोरी दे रखी है जो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। ओके, तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब समझ गए। अगर एक रॉ मटेरियल होता है और अगर हम उस रॉ मटेरियल को एक ही तरीके से प्रोसेस करते हैं और साइमल्टेनियसली हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40, कितने भी हो सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट मिले हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। अब आप कहोगे एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि एक रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया जाए और बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाए? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो वो है ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री में कुछ ऑयल इंडस्ट्री जो होती है वहां पर रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। क्या होता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाता है, और जब क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस कंप्लीट होने पर बहुत सारे प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, डामर, बहुत सारे प्रोडक्ट। तो ये जितने भी प्रोडक्ट मिले वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है ना। एक रॉ मेटेरियल क्रूड ऑयल, उसको एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाता है और जैसे ही प्रोसेसिंग की एक्टिविटी कंप्लीट होती है हमें एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट मिले हैं वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। सिंगल रॉ मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग एक्टिविटी एंड आउटपुट मोर देन वन। ओके, तो हम इसको नोट कर सकते हैं। व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट? जॉइंट प्रोडक्ट सिंगल रॉ मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग एक्टिविटी, एंड आउटपुट मोर देन वन साइमल्टेनियसली। जो आउटपुट मिलेंगे वो एक साथ मिलेंगे और एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट मिलते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होती है। मतलब P1, P2, P3 उनकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। ओके, जॉइंट प्रोडक्ट तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब करना क्या है हमें इस चैप्टर में, क्या कैलकुलेट करना है? अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझना। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस छोटे से एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। मान लो एक कंपनी है जो ऑयल प्रोसेसिंग का काम करती है, मतलब क्रूड ऑयल खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है और जो आउटपुट मिलता है उसको मार्केट में बेच देती है, ठीक है। उसकी डिटेल लेते हैं। मान लीजिए हम उसकी डिटेल लेते हैं ईयर 24-25 24-25 की हम उसकी डिटेल लेते हैं। मान लो उसने पूरे एक साल में क्रूड ऑयल परचेज किया 1 लाख लीटर एट द रेट ₹30 पर लीटर। उस क्रूड ऑयल को उन्होंने प्रोसेस किया, उस क्रूड ऑयल को उन्होंने प्रोसेस किया और मान लेते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग उनको 3 प्रोडक्ट मिले।
एक प्रोडक्ट का नाम मान लेते हैं पेट्रोल, दूसरे प्रोडक्ट का नाम मान लेते हैं डीजल और तीसरे प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं ऑयल। 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल को उन्होंने प्रोसेस किया और 3 प्रोडक्ट मिले, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। ठीक है, पेट्रोल कितना मिला? 50,000 लीटर पेट्रोल मिला जिसकी सेलिंग प्राइस 80 रुपीज पर लीटर। डीजल कितना मिला? 40,000 लीटर डीजल मिला और जिसकी सेलिंग प्राइस 70 रुपीज पर लीटर। ऑयल कितना मिला? ऑयल मिला 10,000 लीटर और जिसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज पर लीटर। अच्छा, ये जो क्रूड ऑयल परचेज किया इसकी कॉस्ट कितनी? 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल परचेज किया, रेट है 30 रुपीज पर लीटर। इसका मतलब है क्रूड ऑयल की कॉस्ट हो गई 30 लाख रुपीज और हमने उसको प्रोसेस किया। मान लेते हैं प्रोसेस करने में हमारी कॉस्ट आ गई 20 लाख रुपए। रॉ मेटेरियल को खरीदने की कॉस्ट 30 लाख और उस रॉ मेटेरियल को प्रोसेस करने की कॉस्ट 20 लाख। तो 30 लाख और 20 लाख टोटल कितना खर्चा आ गया? 50 लाख। ये जो 50 लाख रुपए का खर्चा लगा, इससे पेट्रोल बना, डीजल बना और ऑयल बना। ये जो 50 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है, ये 50 लाख रुपए की कॉस्ट इन तीनों की कॉस्ट है। पेट्रोल, डीजल और ऑयल, तीनों प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 50 लाख। ये जो कॉस्ट लगी है हम इसको नाम देते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि ये तीनों की मिलकर कॉस्ट है। 50 लाख रुपए में रॉ मेटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 30 लाख। 30 लाख रुपीज इज रॉ मेटेरियल कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट हमारी लगी है 20 लाख। इसका मतलब है हमारी टोटल कॉस्ट लग गई 50 लाख। 50 लाख रुपए का खर्चा लगा और 3 प्रोडक्ट बने, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। इसको क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्रूड ऑयल को परचेज किया, उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करते ही सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। मतलब पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट जहां पर पेट्रोल मिला है हमें, डीजल मिला है हमें, ऑयल मिला हमें, इट इज कॉल्ड सेपरेशन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट कहते हैं। हमने इसको नाम दिया है, इट इज सेपरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। इट इज कॉल्ड सेपरेशन पॉइंट। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड सेपरेशन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट। क्रूड ऑयल को परचेज किया, उसको प्रोसेस किया और जैसे ही हमने क्रूड ऑयल, इसका मतलब पता है क्या? क्रूड ऑयल में सब मिक्स था। क्रूड ऑयल में पेट्रोल भी था, डीजल भी था, ऑयल भी था, सब चीजें मिक्स थी। जैसे ही हमने क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, सब अलग अलग हो गए, सब एक दूसरे से सेपरेट हो गए। पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया, सब एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट। या फिर तो इसका नाम होता है सेपरेशन पॉइंट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं और स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। या तो कहते हैं सेपरेशन पॉइंट और या फिर क्या कहते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो ये जो खर्चा लगा हमारा 50 लाख रुपए, ये जो हमारा खर्चा लगा 50 लाख रुपए, आप इसको कह सकते हो जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्यों? मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो खर्चा लगा है इससे पेट्रोल भी बना है, डीजल भी बना है और ऑयल भी बना है। तो पेट्रोल, डीजल, ऑयल तीनों की मिलाकर कॉस्ट है 50 लाख, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको आप कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट भी कह सकते हो। कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट मतलब सेपरेट होने तक की कॉस्ट। सेपरेट होने, ये जो प्रोडक्ट है पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब कंबाइंड थे क्रूड ऑयल में, तो जैसे हमने प्रोसेस किया ये सब सेपरेट हो गए, तो सेपरेट होने तक का जो खर्चा है हम उसको कहते हैं
जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? जॉइंट कॉस्ट का दूसरा नाम है, जॉइंट कॉस्ट का दूसरा नाम है कॉस्ट अप टू सेपरेशन, कॉस्ट अप टू सेपरेशन, या फिर इसको कह सकते हो जॉइंट कॉस्ट। ओके, अब ये जो पेट्रोल है 50,000 लीटर बना, हम इसको 80 रुपीज पर सेल कर सकते हैं। 40,000 लीटर डीजल, इसको 70 रुपीज की रेट पर सेल कर सकते हैं। 10,000 लीटर ऑयल, इसको 100 रुपीज की रेट पर हम सेल कर सकते हैं। इस सेल्स वैल्यू को हम कहते हैं सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इसको क्या कहते हैं? सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो 50,000 लीटर पेट्रोल को हम 80 रुपीज की रेट पर सेल कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो गई 40 लाख रुपए। 50,000 लीटर एट द रेट 80 रुपीज पर लीटर, इट्स सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन पॉइंट पर इसकी सेल्स वैल्यू 40 लाख है। इसकी सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? 40,000 एट द रेट 70, इट्स सेल्स वैल्यू इज 28 लाख। और ये 10,000 लीटर एट द रेट 100 रुपीज पर लीटर, इसकी सेल्स वैल्यू हो गई 10 लाख। सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की सेल्स वैल्यू 40 लाख, डीजल की सेल्स वैल्यू 28 लाख और ऑयल की सेल्स वैल्यू 10 लाख। समझ गए यहां तक आप? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो पेट्रोल है ये हम यहां पर सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? कि इस पेट्रोल को और प्रोसेस किया जाए, इस पेट्रोल को और प्रोसेस। अब देखो, सेपरेशन पॉइंट पर सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पेट्रोल अलग हो चुका है, डीजल अलग हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, सब एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस पेट्रोल को सेपरेशन पॉइंट पर जो क्वांटिटी और जो सेलिंग प्राइस है उसी रेट पर उस क्वांटिटी को बेच दो, 50,000 लीटर को 80 रुपए के रेट पर बेच दो। या फिर एक ऑप्शन ये है कि इस पेट्रोल को और प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए, पेट्रोल को और प्रोसेस किया जाए और उसके बाद बेचा जाए। अगर मैं पेट्रोल को और प्रोसेस करता हूं, पेट्रोल को और प्रोसेस, इसका डीजल और ऑयल से कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल को अगर मैं और प्रोसेस करता हूं तो मान लेते हैं और प्रोसेस करने में 5 लाख रुपीस की कॉस्ट आती है। कितनी कॉस्ट आती है? 5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। और प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल की मान लेते हैं क्वांटिटी सेम 50,000 लीटर, क्वांटिटी सेम 50,000 लीटर, मगर और प्रोसेस करने के बाद जब हम पेट्रोल को बेचेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपए पर लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 100 रुपए पर लीटर। पेट्रोल को मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेच सकता हूं 50,000 लीटर 80 रुपीस की रेट पर बेच देता हूं तो 40 लाख रुपए मिलते हैं। बट मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इस पेट्रोल को और प्रोसेस करूं और उसके बाद में बेचूं। तो अगर मैं और प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी। अभी 80 रुपीस पर लीटर है, बाद में 100 रुपए पर लीटर हो जाएगी। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल को और प्रोसेस करना पड़ेगा, फर्दर रिफाइंड करना पड़ेगा एक तरह से। तो फर्दर प्रोसेस करने में खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? 5 लाख रुपए का खर्चा। ये जो 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा हम इसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। क्या कहते हैं? सेपरेट कॉस्ट। ये जो 5 लाख रुपए की और कॉस्ट लगेगी हम इसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। इट इज कॉल्ड सेपरेट कॉस्ट। हम इसको क्या कहते हैं? सेपरेट कॉस्ट, या फिर इसका नाम होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट या फिर इसका नाम क्या होता है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, फर्दर प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल की सेल्स वैल्यू बढ़ जाएगी। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? पेट्रोल की सेल्स वैल्यू 50,000 लीटर को अगर हम बेचेंगे फर्दर प्रोसेस करने के बाद एट द रेट 100 रुपीज तो हमें मिलेंगे 50 लाख रुपए। कितने मिलेंगे? 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो सेल्स वैल्यू है 50 लाख, इसको कहते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग।
पेट्रोल की सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज 40 लाख, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इज 50 लाख, और ये जो 5 लाख रुपीज है इसको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर हम इसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। ऑप्शन है, हम ऐसा नहीं है कि पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, हम उसको सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं, है ना। अगर हम प्रोडक्ट को पेट्रोल को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसा ऑप्शन हमारे पास डीजल के लिए भी है कि डीजल को भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस अगर डीजल को किया जाए तो एक्सपेंडिचर लगेगा 3 लाख रुपए। अगर मैं डीजल को और प्रोसेस करता हूं तो एक्सपेंडिचर होगा 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डीजल। और उसके बाद अगर बेचा जाए, डीजल को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए, क्वांटिटी सेम 40,000 लीटर, 40,000 लीटर, मगर अब इसकी सेलिंग प्राइस 70 रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगी 80 रुपीज़। इसका मतलब 40,000 लीटर 80 रुपीज़ की रेट पर बेचेंगे तो अब आपको कितने मिलेंगे, अब आपको मिलेंगे 32 लाख। तो डीजल की सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 28 लाख, 28 लाख, डीजल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 32 लाख, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डीजल इज ₹3 लाख। ऐसा ऑप्शन मेरे पास ऑयल के लिए भी है। मैं ऑयल को सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकता हूं और ऑयल को मैं फर्दर प्रोसेस भी कर सकता हूं। अगर मैं ऑयल को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो एक्सपेंडिचर आता है 2 लाख रुपए। कितना आता है, 2 लाख रुपए। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर मैं ऑयल को बेच देता हूं तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, 10,000 लीटर, और इसकी सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी 130 रुपीज़ पर लीटर। मतलब 10,000 लीटर को 130 की रेट पर बेचूंगा तो रुपए मिलेंगे मुझे 13 लाख, 13 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये जो 13 लाख है ये सेल्स वैल्यू ऑफ ऑयल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू ऑफ ऑयल एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 10 लाख रुपए, और 2 लाख क्या हो गया, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई। आप समझ गए क्या क्या पॉइंट हमने समझा। एक होता है सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट क्या होता है, सेपरेशन पॉइंट वो होता है जहां पर प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट होता है। ये हमारा सेपरेशन पॉइंट है, जहां पर पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकते हैं। हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पर जितने में बेच सकते हैं उसको कहते हैं सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट तक जितना भी खर्चा लगता है वो सारा का सारा खर्चा जॉइंट कॉस्ट होता है। मतलब जॉइंट कॉस्ट में बेसिकली क्या आता है, रॉ मेटेरियल का खर्चा और उस रॉ मेटेरियल को प्रोसेस करने का खर्चा, जिसके बाद हमारे प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, डीजल अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। तो वो जो रॉ मेटेरियल की कॉस्ट है विच इज़ 30 लाख रुपीज़, हमारी इस एग्जाम्पल में जो प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट है 20 लाख रुपीज़, 30 लाख और 20 लाख दोनों मिलकर कितने हो गए, 50 लाख रुपए। 50 लाख इज जॉइंट कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट अप टू सेपरेशन भी कह सकते हैं, या फिर जिसको हम कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं। सेपरेशन पॉइंट मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन है कि प्रोडक्ट को हम सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें या फिर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा लगता है और उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। क्या कहते हैं, सेपरेट कॉस्ट, या फिर हम उसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। क्या कह सकते हैं, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। ठीक है, इसके बाद में सेपरेशन पॉइंट के बाद प्रोडक्ट को जितने में बेच सकते हैं उसको हम कहते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 50 लाख, डीजल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 32 लाख, और ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 13 लाख। अब हमने ये जिस कंपनी का एग्जाम्पल लिया है उस कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट थे, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, उन सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में बेचा। क्या किया, सारे प्रोडक्ट, पेट्रोल को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, डीजल को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, ऑयल को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा। अब
हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि हमें पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स वैल्यू में से अगर मैं सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, सेल्स वैल्यू में से अगर मैं सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं प्रॉफिट। मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं। सबसे पहले क्या लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं सेल। अब 3 प्रोडक्ट की सेल्स है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, राइट। और हमने क्या किया? हमने सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल किया। तो पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 50 लाख, 50 लाख प्लस डीजल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 32 लाख, 32 लाख प्लस ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 13 लाख प्लस 13 लाख। और टोटल सेल्स हमारी कितनी हो गई? हमारी टोटल सेल्स हो गई 95 लाख। हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई? 95 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर। हमारे एक्सपेंडिचर हमने 2 कैटेगरी में बांटे। पहला एक्सपेंडिचर हो गया जॉइंट कॉस्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर हो गया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहां पर लिखते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पेट्रोल पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगी? 5 लाख, डीजल पर 3 लाख और ऑयल पर 2 लाख। तो हमने यहां पर लिखा 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। टोटल हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई 10 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। टोटल सेल्स आ गई, टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गया। इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। कितनी है हमारी जॉइंट कॉस्ट? जॉइंट कॉस्ट की टोटल हमें पता है कितना है? 50 लाख। तो जॉइंट कॉस्ट की टोटल हो गई हमारी 50 लाख। ये हमने लिखा टोटल जॉइंट कॉस्ट 50 लाख। टोटल सेल्स माइनस टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस टोटल जॉइंट कॉस्ट, रिजल्ट इज टोटल प्रॉफिट। ये हमारे को मिल चुका है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो 95 लाख में से माइनस करेंगे 10 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे 50 लाख, 35 लाख इज आवर टोटल प्रॉफिट। हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 35 लाख रुपए। तो आपने कहा ये तो बहुत इजी है, क्या करना था? सेल्स, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। देखो, फर्दर प्रोसेस करना या नहीं करने का डिसीजन जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेचेंगे। हो सकता है कि हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करें, केवल और केवल सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट की सेल्स वैल्यू आ जाएगी। सेल्स वैल्यू कौन सी होगी? सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है वो। फिर अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करेंगे ही नहीं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी। फिर केवल और केवल क्या लगेगी? जॉइंट कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल्स वैल्यू पेट्रोल की, डीजल की, ऑयल की एट दी पॉइंट ऑफ सेपरेशन, उसमें से माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम इनकम स्टेटमेंट एट दी पॉइंट ऑफ सेपरेशन, प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो भी इनकम निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो भी इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर अभी हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, जैसे ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 35 लाख, ये प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट है। मतलब टोटल प्रॉफिट का मतलब पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। अब हमने जब कॉस्टिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि कॉस्टिंग पूरे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करता ही है, बट कॉस्टिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करता है। कॉस्टिंग आपको ये भी बताता है कि अगर आप 5 प्रोडक्ट बना रहे हो तो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, ई का कितना, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करता है कॉस्टिंग।
अकाउंटिंग नहीं करता, कॉस्टिंग करता है। यहां पर हमारे 3 प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है। हमने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया, बट ये प्रॉफिट कौन सा है? टोटल प्रॉफिट है। अगर मान लो मुझे इस प्रॉफिट को प्रोडक्ट वाइज पता करना हो, क्योंकि कॉस्टिंग तो पता करेगा, कॉस्टिंग तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट अब मैंने टोटल का बनाया है ना, अब मुझे इसको प्रोडक्ट वाइज बनाना पड़ेगा। कितने प्रोडक्ट है? 3 प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट वाइज बना लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज इसको बना लिया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अब यहां पर पहले हमने एक टोटल का ही कॉलम डाला था, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कॉलम लेंगे पेट्रोल का, एक लेंगे डीजल का, एक लेंगे ऑयल का और एक लेंगे टोटल। अब हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, केवल टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है। टोटल का प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है, मगर प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। पेट्रोल, डीजल और ऑयल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, इसमें से माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, शॉर्ट में लिखा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एफपीसी, और माइनस करेंगे इसमें से जॉइंट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे और जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज मिल जाएगा। सबसे पहले सेल्स, हमने सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, ठीक है। तो पेट्रोल की सेल्स वैल्यू 50 लाख, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू 50 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा डीजल, डीजल की सेल्स वैल्यू 32 लाख, 32 लाख, ओके। ऑयल की सेल्स वैल्यू 13 लाख, it is 13 lakh, and total sales value 95 lakh. Further processing cost, further processing cost पेट्रोल की 5 लाख, डीजल की 3 लाख, ऑयल की 2 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पेट्रोल की 5 लाख, डीजल की 3 लाख, ऑयल की 2 लाख और टोटल 10 लाख। अब जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट टोटल कितनी है? जॉइंट कॉस्ट टोटल है 50 लाख, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 50 लाख। अब ये जो 50 लाख जॉइंट कॉस्ट है, ये तो टोटल है। क्या ये पूरी की पूरी जॉइंट कॉस्ट पेट्रोल पर लिख दूं, डीजल और ऑयल पे नील, या पूरी डीजल पे लिख दूं, या पूरी ऑयल पे लिख दूं? ऐसा हो सकता है? नहीं। ये जो जॉइंट कॉस्ट है 50 लाख रुपए, ये जॉइंट कॉस्ट इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। 50 लाख मैंने टोटल में लिखा, बट ये 50 लाख रुपए पेट्रोल, डीजल, ऑयल तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए जॉइंट कॉस्ट लगी है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस 50 लाख रुपीस को पेट्रोल, डीजल, ऑयल इन तीनों में किस रेशियो में बांटना है? पेट्रोल, डीजल, ऑयल में इस जॉइंट कॉस्ट को किस रेशियो में बांटना है? टोटल प्रॉफिट तो आ जाएगा 95 लाख माइनस 10 लाख माइनस 50 लाख, तो हमारा टोटल प्रॉफिट तो आ जाएगा 35 लाख। टोटल कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है, बट प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट करना ज़्यादा भारी ये भी नहीं है। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 50 लाख रुपए जॉइंट कॉस्ट है, इसको हमें पेट्रोल, डीजल और ऑयल इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन तीनों में एलोकेट करना पड़ेगा। अब बात आती है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसके लिए इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड दिए गए, हमें बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। ये मेथड जो दे रखे हैं वो जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हमें प्रोडक्ट वाइज जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट हैं उन सब का प्रॉफिट अलग अलग मिल जाएगा। तो अब ये क्या क्या मेथड है, 1 बाय 1 एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझना।
जिससे कि पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से आपके लिए क्लियर हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल से भी उसको मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, बट बहुत अच्छी तरीके से आप इस एक एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह से अगर आप समझोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड का नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड ये कहता है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे 3 प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इन तीनों की जो क्वांटिटी है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया जाए। जितनी भी क्वांटिटी है हर जॉइंट प्रोडक्ट की, उसके रेशियो में, क्वांटिटी का रेशियो बना लो और उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। यहां पर हम क्वांटिटी का रेशियो बनाते हैं, पेट्रोल इज टू डीजल इज टू ऑयल। इनकी क्वांटिटी का क्या बनेगा? इनकी क्वांटिटी का बनेगा रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो बनेगा। पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है? पेट्रोल की क्वांटिटी है 50,000 लीटर। डीजल की क्वांटिटी कितनी है? 40,000 लीटर। ऑयल की क्वांटिटी कितनी है? 10,000 लीटर। तो 50,000 लीटर, 40,000 लीटर, 10,000 लीटर। 50,000, 40,000 और 10,000। इसको थोड़ा छोटा अगर करें तो 5:4:1, 5:4:1, 5:4:1 का रेशियो बन गया। तो हम जो जॉइंट कॉस्ट है कितनी है? 50 लाख, 50 लाख, हम उसको 5:4:1 के रेशियो में, 5:4:1 के रेशियो में बांट देंगे। अगर बांटते हैं तो पेट्रोल पर जॉइंट कॉस्ट कितनी लगेगी? जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट, सबसे पहले पेट्रोल, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट 50 लाख है, 50 लाख, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, 25 लाख, 25 लाख। फिर डीजल, डीजल 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, रुपीज 20 लाख। और तीसरा कौन सा है? ऑयल, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू रुपीज 5 लाख। और इन तीनों में हमने जो जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की है उसकी टोटल हो गई 50 लाख। मतलब जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है 50 लाख, उसमें से 25 लाख जॉइंट कॉस्ट पेट्रोल पर, 20 लाख डीजल पर और 5 लाख ऑयल पर। ये पहला मेथड है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। तो अगर मैं यहां पर जॉइंट कॉस्ट लिख दूं, जॉइंट कॉस्ट अगर मैं यहां लिखूं तो पेट्रोल पर जॉइंट कॉस्ट कितनी? 25 लाख। डीजल पर कितनी? 20 लाख। और ऑयल पे कितनी? 5 लाख। तो मुझे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा। पेट्रोल का प्रॉफिट 20 लाख, डीजल का प्रॉफिट 9 लाख और ऑयल का प्रॉफिट 6 लाख, और इन तीनों का प्रॉफिट 35 लाख। तो जॉइंट कॉस्ट को हम क्वांटिटी के रेशियो में बांट सकते हैं। जॉइंट कॉस्ट को हम क्वांटिटी के रेशियो में बांट सकते हैं। ये पहला मेथड है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। क्लियर? चलिए सेकंड मेथड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट।
सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू आती है, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है, उस सेल्स वैल्यू के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया जाए। कैसे? पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसका हम बनाएंगे रेशियो। क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की सेल्स वैल्यू क्या है। सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की सेल्स वैल्यू है 40 लाख। सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की सेल्स वैल्यू है 40 लाख। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते पहले। सेपरेशन पॉइंट पर जो पेट्रोल है इसकी सेल्स वैल्यू हो गई 40 लाख, डीजल की सेल्स वैल्यू हो गई 28 लाख और ऑयल की सेल्स वैल्यू हो गई 10 लाख। 40 लाख, 28 लाख और 10 लाख। 40 लाख, 28 लाख और 10 लाख। अगर इसको थोड़ा छोटा किया जाए तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 20, 14 और 5। अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूं, जरूरी नहीं है वैसे छोटा करने की, 40 लाख, 28 लाख, 10 लाख, ये भी रेशियो इसी ऐसे भी बांट सकते हो। अगर थोड़ा छोटा किया जाए तो ये हो जाएगा 20, 14 और 5 का। तो इस रेशियो में 20, 14 और 5 के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। सबसे पहले पेट्रोल, जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 50 लाख। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 39। देन डीजल 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 39। एंड ऑयल 50 लाख टोटल जॉइंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 39। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 39। 25 लाख 64,103। $17 लाख 94,072। 6 लाख 41,025 और इन तीनों की टोटल 50 लाख। तो 50 लाख जो जॉइंट कॉस्ट थी, हमने क्या किया? हमने उसको सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, इसका रेशियो बनाया और उस रेशियो में बांट दिया। ठीक है। अब ये जॉइंट कॉस्ट, अभी हमने जो जॉइंट कॉस्ट लिखी 25 लाख, इसकी जगह पर इस मेथड से क्या आ जाएगी? 25,64,103। डीजल की 17,94,872 और ऑयल की 641,025। तो वापस से प्रॉफिट आ सकता। अच्छा देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है जॉइंट कॉस्ट का, दोनों मेथड में अलग अलग अमाउंट आ रहा है। जो पेट्रोल पर जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई क्वांटिटी मेथड से, वो अमाउंट है 25 लाख। और जो इस मेथड से सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट के रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट की तो आ रही है 25,64,103। तो जो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट होता है वो चेंज हो जाता है जैसे हम मेथड चेंज करते हैं। मेथड चेंज करने से प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। हाँ, टोटल प्रॉफिट सेम रहेगा क्योंकि हम टोटल जॉइंट कॉस्ट तो उतनी ही बांट रहे हैं,
मगर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट किसी का कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। तीसरा मेथड है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आती है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब यहाँ पर फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्या सेल्स वैल्यू है, उसका रेशियो बनाएंगे पेट्रोल, डीजल और ऑयल। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स वैल्यू। फर्दर प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल की सेल्स वैल्यू कितनी है? पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होती है 50 लाख, 32 लाख डीजल की और 13 लाख ऑयल की। 50, 32 और 13, 50 लाख, 32 लाख और 13 लाख। इसको थोड़ा छोटा करें तो ये रेशियो बन जाता है 50:32:13। जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में बांट देंगे। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले पेट्रोल इक्वल्स टू जॉइंट कॉस्ट कितनी है? जॉइंट कॉस्ट है 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 95, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 95। 26,31,579। okay, then diesel 50 lakh multiply by 32 divided by 95, 16,84,211। and then oil 50 lakh divided by multiply by 13 divided by 95, 6,84,210 और इन सब की टोटल हो गई 50 लाख। तो ये जो 50 लाख का इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। और क्या मेथड? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये तीसरा मेथड है। पहला मेथड कौन सा पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। तीसरा मेथड कौन सा है? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये तीन मेथड। अब मैं आपको बताता हूं फोर्थ मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट में कहते हैं NRV। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसमें क्या होता है? ये सबसे पहली बात आती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू होती है उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और उसमें से माइनस करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर दे रखी हो तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर दे रखी हो तो, जैसे हमने इस एग्जांपल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ली नहीं। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू आए उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट माइनस करो, और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट दे रखी है तो वो भी माइनस करो, तो हमें वैल्यू मिलेगी। उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब यहां पर कितने प्रोडक्ट हो गए? पेट्रोल, डीजल और ऑयल। पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल।
नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या बनाएंगे, रेशियो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या बनाएंगे, रेशियो। सबसे पहले पेट्रोल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पेट्रोल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी हो तो, हमने यहाँ पर एग्जांपल में नहीं ली, तो पेट्रोल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालोगे। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, 50 लाख रुपए। उसमें से माइनस करो पेट्रोल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए। तो 50 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 45 लाख। इसका मतलब यहां पर पेट्रोल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 45 लाख। नाउ डीजल, डीजल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालो। डीजल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, 32 लाख माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। 32 लाख में से अगर 3 लाख माइनस करूंगा तो ये आएगा 29 लाख। कितना आएगा, 29 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे 29 लाख, इट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर ऑयल, ऑयल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, 13 लाख माइनस करेंगे 2 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 13 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 11 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे 11 लाख, 11 लाख नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये जो रेशियो बना है इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये हो गया 45:29:11, ये रेशियो बना। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हमें कुल मिलाकर जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। तो जो भी मेथड हम पढ़ रहे हैं ये जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए, क्योंकि जब तक जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, वो जो 50 लाख रुपए जॉइंट कॉस्ट है, जब तक वो बढ़ती नहीं है तब तक प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो सकता। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। सबसे पहले पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल इक्वल्स टू टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 50 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 85, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 45, इट इज 26,47,059। नाउ डीजल, डीजल पर जॉइंट कॉस्ट कितनी होगी, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइडेड बाय 85, $17,05,882। देन ऑयल, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 85, 6,47,059 और इन तीनों की टोटल हो गई 50 लाख। मतलब 50 लाख रुपए को तीनों प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल ऑयल तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो हमें हर एक जॉइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेटली मिल जाएगा। 4 मेथड हमने डिस्कस किए। फर्स्ट कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी मेथड, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सेकंड मेथड है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तीसरा मेथड है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आए उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और लास्ट मेथड है हमने जो आज डिस्कस किया वो है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो आपको क्या मिलेगी, हर प्रोडक्ट की एनआरवी मिलेगी और आपको क्या करना है, एनआरवी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी तक 2 मेथड और है। एक मेथड है जिसका नाम है कांस्टेंट
ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, और लास्ट मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। फिर एक आधा थियोरेटिकल दे रखा है। तो ये जो प्रैक्टिकल 6 मेथड है, हमें सारे मेथड को आराम से समझना पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं, हम जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि हर जॉइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें सेपरेटली कैलकुलेट हम कर सकें, राइट। अच्छा, एक और मेथड अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ मेथड, और वो है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। फिर जो लास्ट मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ मेथड कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इसका, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। ये मेथड ये कहता है कि जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि हर जॉइंट प्रोडक्ट का जो जीपी है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है, वो बराबर है। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि हर जॉइंट प्रोडक्ट की जो जीपी रेट है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट, वो इक्वल है। ये कैसे करेंगे समझना, इजी है, ज्यादा भारी कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो, अच्छा यहां पर हमारे कितने प्रोडक्ट है, 3। एक हो गया हमारा पेट्रोल, एक हमारा हो गया डीजल, एक हमारा हो गया ऑयल, और यहां लिख लेते हैं टोटल, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ज्यादा कुछ ऐसा भारी नहीं है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो फिफ्थ मेथड है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, और एक हमने कर दिया यहां पे टोटल। सबसे पहले यहां लिखते हैं सेल। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर पेट्रोल को सेल किया जाए तो इसकी सेल्स वैल्यू होगी 50 लाख। डीजल की सेल्स वैल्यू होगी 32 लाख। 32 लाख। ऑयल की सेल्स वैल्यू होगी 11 लाख, 13 लाख, सॉरी 13 लाख। और इन सब की टोटल सेल्स वैल्यू होगी 95 लाख। इसमें से हम माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें से हम माइनस करते हैं जॉइंट कॉस्ट, तो हमें इन सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाता है, जॉइंट कॉस्ट। तो हमें क्या मिलेगा, इन सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट। और एक यहां पर और लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल सबकी लिख दी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी सबकी अलग अलग पता है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चलिए यहां लिख देते हैं 5 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 3 लाख डीजल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और 2 लाख ऑयल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एंड टोटल 10 लाख। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट टोटल तो पता ही है, टोटल जॉइंट कॉस्ट को तो टोटल में लिख ही लेते हैं 50 लाख। प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, तो क्या टोटल का प्रॉफिट निकल सकता है? निकल सकता है। टोटल देखो, बहुत ध्यान से समझना कि क्या सिस्टम से कैलकुलेट होती है जॉइंट कॉस्ट सारे प्रोडक्ट की। टोटल जॉइंट ये जो प्रॉफिट है वो है 35 लाख। तो क्या ये प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है, ये टोटल में निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है, यहां पर लिखते हैं जीपी रेट। जीपी रेट टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल, अभी आप प्रोडक्ट का मत देखना, टोटल का देखना। टोटल प्रॉफिट कितना है? 35 लाख। टोटल सेल्स कितनी है? 95 लाख। मल्टीप्लाई बाय 100। 35 लाख डिवाइड बाय 95 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 36.8421%।
क्या आता है 36.8421%। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 36.8421% जीपी रेट, टोटल में जीपी रेट। अब जीपी रेट 36.8421 टोटल में, सेम जीपी रेट आपको सारे प्रोडक्ट पे भी लिखनी है। मतलब अब आपको ऑयल की जीपी रेट भी 36.8421% लिखनी है, डीजल की भी 36.8421% लिखनी है, और पेट्रोल की भी 36.8421% लिखनी है। मतलब सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की जीपी रेट से भी। तो मेथड यही है, मेथड का नाम क्या है, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। मतलब सारे प्रोडक्ट का जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज होगा, जीपी रेट होगी, वो सारे प्रोडक्ट की सेम होगी। इस मेथड ये कहता है। तो हमने पहले टोटल की जीपी रेट निकाली, फिर जो टोटल की जीपी रेट निकाली वो जीपी रेट सारे प्रोडक्ट पे अप्लाई कर दी, पेट्रोल पे भी, डीजल पे भी और ऑयल पे भी। ठीक है, अब पता है क्या करेंगे, अब हमें सारे प्रोडक्ट की जीपी रेट पता है, सारे प्रोडक्ट की सेल्स पता है, तो क्या सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे पेट्रोल 50 लाख रुपए की सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट 36.8421%, तो पेट्रोल का प्रॉफिट आएगा 18,42,105। ऐसे डीजल का भी निकाल सकते हैं। डीजल की सेल्स कितनी है 32 लाख, मल्टीप्लाई बाय 36.8421%, 11,78,947। ऐसे हम ऑयल की भी निकाल सकते हैं। कैसे, 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 36.8421%, 4,78,948, जिससे कि टोटल कभी 1-2 रुपए का कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो आप 1-2 रुपए कम ज़्यादा कर देना, तो क्योंकि टोटल क्या आनी चाहिए 35 लाख। वैसे मैंने ऑयल का प्रॉफिट निकाला तो ये 478,947 आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ 478,947 लिखूंगा तो 35 लाख टोटल में 1 रुपये कम पड़ेगा, तो मैंने इसको 948 कर दिया, जिससे कि टोटल इन तीनों की प्रॉफिट की टोटल मिलकर 35 लाख आ जाए। चेक कर लेते हैं, 18,42,105 प्लस 11,78,947 प्लस 478,948, इट इज 35 लाख। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं पता है, जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। कैसे, पेट्रोल की मुझे सेल्स वैल्यू पता है, पेट्रोल की मुझे सेल्स वैल्यू पता है, राइट, ये देखो ये सेल्स वैल्यू पता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पता है, और मुझे पेट्रोल का प्रॉफिट भी पता है। तो क्या मैं जॉइंट कॉस्ट नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, सेल्स में से जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट दोनों माइनस करता हूं तो प्रॉफिट आता है। अब मुझे जॉइंट कॉस्ट पता नहीं है मगर प्रॉफिट पता है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेल्स में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करूंगा और प्रॉफिट भी माइनस करूंगा, तो मुझे जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगी। करेक्ट ना, मुझे जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगी, राइट। तो अब हम पता करते हैं जॉइंट कॉस्ट सारे प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट पता करते हैं। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पेट्रोल की सेल्स वैल्यू कितनी है, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू है 50 लाख, इसमें से माइनस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख, माइनस करते हैं प्रॉफिट 18,42,105, तो इसका मतलब है मुझे पेट्रोल की जॉइंट कॉस्ट मिल गई 26,57,895। डीजल की सेल्स वैल्यू 32 लाख माइनस 3 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसमें से माइनस करेंगे 11,78,947, इट इज 21,053। फिर ऑयल 13 लाख माइनस 2 लाख माइनस 478,948 इक्वल्स टू 621,052। और पता है ये जो हमने जॉइंट कॉस्ट निकाली है पेट्रोल की, डीजल की और ऑयल की, इन तीनों की टोटल मिलकर 50 लाख आएगी। आप चेक कर सकते हो, 26,57,895 प्लस
17,21,053 प्लस 621,052 इक्वल्स टू 50 लाख। तो ये जो 50 लाख रुपए हमारी जॉइंट कॉस्ट है, ये पेट्रोल डीजल ऑयल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और जब हमने टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब देखो अगर आप जीपी रेट देखोगे तो पेट्रोल की जीपी रेट भी 36.8421, डीजल की जीपी रेट भी 36.8421 और ऑयल की जीपी रेट भी 36.8421। मतलब हमने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और तीनों प्रोडक्ट की जीपी रेट भी सेम आ रही है। मतलब ये मेथड ये कहता है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो जॉइंट कॉस्ट को कि सारे प्रोडक्ट की जीपी रेट सेम आए। और ये हमारा फिफ्थ मेथड है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। तो 5 मेथड टोटल हमने डिस्कस किए। इसके बाद में एक मेथड और है और उस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। वो अब हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी 5 किए हैं तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम हेलीकॉप्टर शॉट। आज की क्लास हमने जो पढ़ी फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले तो हमने वो जो क्वेश्चन था पिछले चैप्टर का बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट शीट, उसका 12th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उसके बाद में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है ये अच्छा, ये जो चैप्टर है इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के काम आता है। और ये कहाँ पर काम आता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मगर सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये चैप्टर मतलब मेथड ऑफ कॉस्टिंग काम नहीं आता है। जहां पर इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, जहां पर जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वहां पर ही ये मेथड काम आता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी एक रॉ मटेरियल को एक ही तरीके से प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर उसको मिल जाए, 2, 3, 4, 5 जो भी, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है, क्या क्या एक्सपेंडिचर लगता है, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एक उसका प्रोसेस करने की कॉस्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है, जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल का खर्चा, उसको प्रोसेस करने का खर्चा, उसको एग्रीगेट हम क्या कहते हैं, जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। सेपरेशन तक का खर्चा क्या कहलाता है, जॉइंट कॉस्ट कहलाता है। मतलब इसको हम जॉइंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, या इसको हम कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेपरेशन पॉइंट पर भी सेल किए जा सकते हैं, या फिर फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी हम उसको सेल कर सकते हैं। अगर हम जॉइंट कॉस्ट को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो एक और खर्चा लगता है जिसको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या जिसको हम कह सकते हैं सेपरेट कॉस्ट। क्या कह सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, सेपरेट कॉस्ट कह सकते हैं। सेपरेशन पॉइंट पर अगर प्रोडक्ट को बेचा जाए तो हम उसकी सेल्स वैल्यू को कहते हैं सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। अगर हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर उसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो सेल्स वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है और वो भी प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट करनी कि हमारे जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट है सारे जॉइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें सेपरेटली मिले, तो इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, जो सेल्स वैल्यू आती है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करना होता है और जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना होता है। बट जॉइंट कॉस्ट हमारे पास होती है टोटल, प्रोडक्ट वाइज नहीं होती। तो हमें सबसे पहले तो जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और प्रोडक्ट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए टोटल हमारे पास जो प्रैक्टिकल मेथड है वो 6 मेथड है, जिसमें से आज हमने 5 मेथड डिस्कस किया। पहले मेथड का नाम क्या था, पहले मेथड का नाम था फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड ये कहता है कि जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी का रेशियो बना लो और क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में, क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला मेथड ये कहता है फिजिकल क्वांटिटी मेथड, या इसका नाम है फिजिकल मेजर मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड का नाम है वो है सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन।
सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तीसरे मेथड का नाम है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू होगी उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू होगी उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चौथा मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर इसको शॉर्ट में कहते हैं एनआरवी मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू जो फर्दर प्रोसेस करने के बाद है, जो सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने के बाद है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट माइनस कर दी जाए और उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए, तो आपको हर प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करोगे? हर प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे और उस नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मेथड क्या होता है? ये मेथड का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। फिर हमने फिफ्थ मेथड को डिस्कस किया, उसका नाम है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। ये मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले टोटल का प्रॉफिट परसेंटेज पता करो। क्या पता करो? टोटल का प्रॉफिट परसेंटेज। टोटल का जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिले, जो टोटल का प्रॉफिट परसेंटेज मिले, जैसे हमने टोटल का प्रॉफिट परसेंटेज इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया 36.8421%। सेम परसेंटेज आप सारे जॉइंट प्रोडक्ट पर अप्लाई कर दो। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आपको टोटल का मिले सेम प्रॉफिट परसेंटेज सारे जॉइंट प्रोडक्ट पर अप्लाई कर दो और उसके बाद में आप हर एक जॉइंट प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। ये लास्ट मेथड आज जो हमने पढ़ा वो है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। 5 मेथड हमने डिस्कस किए। अभी तक बहुत सारे और पॉइंट डिस्कस करने हैं और हमें एक और मेथड भी डिस्कस करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।